वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। तो फाइनली हम अपनी बुक 2 पे पहुंच चुके हैं और मैंने बुक 2 ही नहीं सारी की सारी बुक्स जो है हमारी हिस्ट्री की तीनों एंड हिस्ट्री का हर एक चैप्टर आपको पढ़ा दिया। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन एंड गो एंड स्टडी ऑल द चैप्टर्स। और हिस्ट्री नहीं, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट मैंने पढ़ा रखा है अपने चैनल पे विद इंग्लिश, यू कैन गो एंड स्टडी। तो आज हमें पढ़ना है ये चैप्टर थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर, जहाँ पे हम पढ़ेंगे अब अपने इंडिया के बारे में बाहर के लोगों के नजरिए से। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा इंडिया बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस था, इट वाज नोन एज आप कह सकते हो कि सोने की चिड़िया था। फिर अब धीरे धीरे हमारी कंट्री के अंदर और एम्पायर्स एस्टैब्लिश हुए। तो राइट नाउ जो हम पढ़ने वाले हैं वो पीरियड हम पढ़ेंगे जब इंडिया के अंदर ना मुगल एम्पायर भी शुरू हो चुका था। तो वाले पीरियड को भी हम पढ़ने वाले हैं। और जब इंडिया के अंदर दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हुई थी, तो ये सब वाला टाइम हम पढ़ेंगे। और इस टाइम में हम पढ़ेंगे जब बाहर से लोग इंडिया आते थे तो उन्होंने इंडिया के बारे में क्या लिखा थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। आंखों से किसकी देखेंगे हम इंडिया को? ट्रैवलर्स की। ट्रैवलर्स कौन थे? देखो 3 ट्रैवलर हम पढ़ने वाले हैं। एक है अल-बिरूनी जो हमारी कंट्री में आए थे, दूसरे है इब्न बतूता और तीसरे है फ्रैंकोइस बर्नियर। जैसे आजकल आप लोग देखते हो कि लोग व्लॉग्स बनाते हैं और जो है बाहर के देशों में जाते हैं, घूमते हैं। तुम लोग भी जाते हो टूरिज्म के लिए, मजे करने के लिए। तो उस जमाने में भी लोग ट्रैवल करते थे, पता है। पर एक बात कहना चाहूंगी कि उस जमाने में जो लोग ट्रैवल करते थे बहुत सारे उनमें से ऐसे होते थे जो ज्यादातर अपने बिजनेस पर्पस के लिए जाते थे या फिर कुछ जाते थे एडवेंचर के लिए। उनके अंदर मतलब सच्ची में एक कीड़ा होता था कि भैया हमें तो देखना है पूरी दुनिया के अंदर क्या है। और उस जमाने का ट्रैवल एक्सपीरियंस बहुत मुश्किल होता था। आज जैसा नहीं है कि टिकट कराई प्लेन की, ट्रेन की और आप पहुंच चुके हो। नहीं, सालों लग जाते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने में। समुद्री रास्ते खतरनाक होते थे, लैंड रूट्स भी खतरनाक होते थे, कभी कोई अटैक करता था तो कभी कोई। बट वी हैव मेनी ट्रैवलर्स इन आवर वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। उनमें से 3 के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली ट्रैवलर जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, दूसरा और तीसरा, बस 3 के बारे में हम मेनली पढ़ने वाले हैं। अब जो ये चैप्टर है इसे पढ़ाने से पहले लेट मी टेल यू, जो चैप्टर है उसके मैंने बहुत शॉर्ट से नोट्स क्रिएट कर दिए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो जो मेरे नोट्स हैं वो इससे भी थोड़े शॉर्ट है जितने से मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो ये वाली स्लाइड भी एंड मोर शॉर्ट नोट्स वाली जो स्लाइड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करी अपने इंस्टाग्राम आईडी पे। वहां से जाकर आप ह्यूमैनिटीज के सभी सब्जेक्ट के नोट्स एक्सेस कर सकते हो। प्लस ये जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए एंड सीयूईटी में भी यही क्वेश्चन आएंगे, तो इनकी तैयारी कराने के लिए आपका न्यू चैनल स्टार्ट हो चुका है, सिमरन सहानी क्लास 12 ह्यूमैनिटीज। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे वहां पे जाके लाइव क्लासेस जब चले तो वहां पे आप सब्सक्राइब हो और आप लोग हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। चैप्टर पढ़ने के बाद लगता है ना क्या करें, इतने सारे क्वेश्चन रट्टाफिकेशन करें, हिस्ट्री के इतने बड़े बड़े लॉन्ग आंसर्स हम लर्न कैसे करें। तो वो सब मैं वहां पे प्रैक्टिस कराऊंगी और ऐसी क्वेश्चन कराऊंगी जो पेपर में आ रहे होंगे। सो गो एंड सब्सक्राइब टू दैट चैनल ऑल्सो। हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि उस जमाने में जो लोग ट्रैवल करते थे ना, एक चीज आप नोटिस करोगे यार, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, बहुत ज्यादा लर्नेड मैन जो थे, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। काइंड ऑफ आप कह सकते हो जिन्हें इतनी नॉलेज उस जमाने में होती थी, एक एक नहीं कई भाषाओं की नॉलेज होती थी, वो लोग ज्यादा ट्रैवल किया करते थे, ठीक है। बट सिंपल लोग भी ट्रैवल करते थे। सो लेट्स अंडरस्टैंड लोग आज में ट्रैवल उस जमाने में करते क्यों थे? आसान तो नहीं था ना। तो देयर वर मेनी रीजन जहाँ पे मेन और वुमेन, औरतें भी ट्रैवल करती थी, ऐसा नहीं है वो नहीं करती थी, वो भी करती थी, सब लोग ट्रैवल करते थे, ठीक है। वर्क के सर्च के लिए करते थे कि कोई काम के सर्च के लिए, जैसे आजकल भी लोग बाहर के देश में जाते हैं जॉब के लिए। एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, अगर अपनी कंट्री के अंदर नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो लोग भागते थे। ट्रेडर्स की तरह, मर्चेंट्स की तरह, सोल्जर्स, पीस्ट, पिलग्रिम, ये सब क्या करते थे? ट्रैवल करते थे। जैसे चाइना से ट्रैवलर्स आते थे इंडिया बुद्धिज्म के बारे में जानने के लिए, ठीक है। और जो है कभी मसाले खरीदने आते थे, बिजनेस पर्पसेस के लिए भी सब लोग ट्रैवल करते थे। रिलीजियस रीजन और एडवेंचर के लिए भी किया जाता था, कभी कभी पिलग्रिमेज के लिए जो है जैसे तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए, और एडवेंचर के लिए भी लोग ट्रैवल करते थे। जब भी कोई इंसान नई लैंड पे जाता था यानी कि नई जगह पे गया तो वो वहाँ के नए कस्टम, नई लैंग्वेज और नई बिलीफ्स को समझता था, ठीक है। सम अडेप्टेड, कुछ लोग उसमें अडेप्ट करते थे कि अच्छा यहाँ नई लैंग्वेज ऐसे ही ऐसे ऐसा ऐसा है, और कुछ लोग उसके ऊपर अकाउंट्स लिख देते थे, यानी कि उस पर किताब लिख देते थे। जैसे आज आप इस चैप्टर में पढ़ोगे अल-बिरूनी की किताब किताबुल हिंद, इब्न बतूता की रिहला, कि उन्होंने जब इंडिया आए तो उन्होंने ये नहीं करा कि इंडिया को देखा, एक कॉपी में लिख दिया, उसको पब्लिश कराया, और आज तक देखो वो हिस्टोरिकली लिखी हुई उनकी बातें हमारे पास है, उससे हमें प्रूफ मिलता है अच्छा हमारा इंडिया उस जमाने में ऐसा था, ठीक है। वुमेन ट्रैवल अकाउंट्स हमारे पास नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वुमेन्स नहीं घूमती थी या उन्होंने लिखा नहीं, क्या पता उन्होंने लिखा हो पब्लिश ना हो, व्हाटएवर इट इज, औरतें घूमा करती थी, ट्रैवल करती थी, बट उनकी लिखित ट्रैवल अकाउंट हमारे पास नहीं है। डन। तो ट्रैवल लाइटरिंग जो होती थी, जितने भी हमें ट्रैवल अकाउंट्स मिले हैं, ठीक है, जैसे आजकल आप ट्रैवल वाली वीडियोस देखते हो ना, ये उस जमाने के ट्रैवल लॉग्स हैं, आप ये समझ लो। तो अब तब रिटन होता था, तो वो जो रिटन फॉर्म है तो वो किस चीज पे लिखा करते थे? ज्यादातर कोर्ट के मैटर, जब सभाएं होती थी ना, राजा सभा, किंगडम्स जो होती थी, राजा कैसे चला रहे किंगडम को, वो सब, वहां पे रिलीजन कैसा है किसी कंट्री में, इसके ऊपर, या सिटी लाइफ, शहरी कल्चर के ऊपर। जैसे इब्न बतूता जब इंडिया आए तो उन्होंने इंडिया में कोकोनट देखा था और पान के पत्ते देखे थे, सो ही वाज लिटरली इंप्रेस्ड। उन्हें पता ही नहीं था, उन्होंने पान का ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया कि भाई क्या पत्ते हैं, उन्हें उगाया जाता है, खाली पत्तों को उगाया जाता है।
फ्रूट नहीं, खाली पत्तों को उगाया जाता है, उसके फ्रूट को उस पर लगा के, चौक लगा के चूने को खाया जाता है। वो भी बिल्कुल पोइटिक अंदाज में उन्होंने अपनी बुक में लिखा था, क्योंकि वहाँ जहाँ से वो आए थे वहाँ के लोगों को पान की नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो फिर वो अपने जिस जगह जाते थे वहाँ पे लोगों को बताते थे। नाउ एक बहुत फेमस आपको ट्रैवलर अकाउंट के बारे में याद रखना है, जो अभी चैप्टर 7 में भी काम आएगा, विजयनगरा वाले अब्दुल रजाक समरकांदी, 15th सेंचुरी के थे ये। इन्होंने विजयनगरा सिटी में ये गए और इन्होंने वो देख के तो खूबसूरत थी गाइस वो तो विजयनगरा वाली सिटी, उसके बारे में लिखा। कुछ ट्रैवलर्स बहुत दूर नहीं जाते थे, जैसे इंडिया आए हैं तो बहुत दूर नहीं गए, मुगल एम्पायर में घूमते रहो, मुगल एम्पायर में क्या है, कैसे लोग रहते हैं, फोकलोर्स, वहाँ के ट्रेडिशन, ये सब लिखते रहते थे। 3 फेमस ट्रैवल अकाउंट्स हम पढ़ने वाले, अल बिरूनी का जो आए थे उज़्बेकिस्तान से, 11th सेंचुरी का पीरियड हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में याद कर लो ये। इब्न बतूता जो मोरक्को से आए थे, एंड फ्रैंकोइस बर्नियर जो फ्रांस से आए थे। इन तीनों का हम ट्रैवल अकाउंट आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। अल बिरूनी एंड द किताब उल हिंद। तो ये है अल बिरूनी जी और इन्होंने लिखी थी किताब उल हिंद। तो अल बिरूनी का जन्म हुआ था 973 CE में ख्वाजरम के अंदर, जो जगह है उज़्बेकिस्तान में। बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर हुआ करता था उस समय में ख्वाजरम, यानी कि पढ़े लिखे लोग वहाँ रहा करते थे, एजुकेशन वहाँ बहुत होती थी, उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन मिली थी। बहुत सारी लैंग्वेजेस इन्हें आती थी अल बिरूनी को, सिरियाक हो, अरेबिक हो, पर्शियन हो, हिब्रू हो या फिर संस्कृत हो। संस्कृत तक आती थी देखो आप हमारे अल बिरूनी जी को। तो ही डिडंट नो द ग्रीक उन्हें नहीं आती थी अल बिरूनी को, बट उन्होंने ग्रीक फिलोसोफर जैसे प्लेटो जो है उनके बारे में पढ़ रखा था। प्लेटो की जो थ्योरीज थी वो इन्होंने पढ़ी थी। कैसे पढ़ी थी? इन्होंने उनका अरेबिक ट्रांसलेशन हो रखा था, वो पढ़ा था। अब 1017 के अंदर क्या होता है, महमूद ऑफ गजनी, नाम तो तुमने सुना होगा महमूद ऑफ गजनी का। उसने ख्वाजरम पे हमला करा। हमारे यहाँ भी तो आता था महमूद ऑफ गजनी हमला करने, कौन सी जगह पे हमला करने आता था? कुछ हिस्ट्री की नॉलेज है तुम्हें तो बता दो कमेंट सेक्शन में। तो ये महमूद ऑफ गजनी, चलो हमारी बात तो बाद में करेंगे, ये गया ख्वाजरम हमला करने। अब ये लोग वहां जाते थे ना तो बंधक बना लेते थे और बहुत ज्यादा समझदार लोगों को बंधक जरूर बनाते थे कि वो अपने शहर जाके इनसे काम करवाएंगे। तो वो जो है बहुत सारे स्कॉलर को बंधक बनाते और उनमें से अल बिरूनी जी तो बहुत पढ़े लिखे थे, ये उनको भी बंधक बना लेता है। कौन? हमारा महमूद ऑफ गजनी, हमारा नहीं है मतलब जो भी समझ लो, महमूद ऑफ गजनी। ही केम एज अ हॉस्टेज। ही कौन हुए यहाँ पे? अल बिरूनी जी फिर महमूद ऑफ गजनी के साथ गजनी चले जाते हैं और गजनी में वो एज अ हॉस्टेज जाते हैं, बट वो वहीं रहते हैं देखो एज 70 ईयर्स तक। पहले तो गए थे वहां बंधक बन के, बट देन वो वहीं रहते हैं। गजनी में रहते हुए उनका इंटरेस्ट इंडिया में बढ़ जाता है। व्हेन ही वाज इन गजनी तो उनका इंटरेस्ट इंडिया में आ जाता है और उन्होंने संस्कृत की बुक्स पढ़नी शुरू करी, संस्कृत लैंग्वेज सीख के धीरे धीरे, एस्ट्रोनॉमी पे, मैथ्स पे, मेडिसिन पे, क्योंकि वो जो है ना ऑलरेडी अरेबिक में ट्रांसलेट हो चुकी थी। यानी कि पहले उन्हें संस्कृत नहीं आती थी अल बिरूनी को, पहले उन्होंने मैथ्स पढ़ी, संस्कृत में मेडिसिन पढ़ा और अरेबिक भाषा का जो ट्रांसलेशन हो रखी थी ना हमारी नॉलेज की, वो उन्होंने पढ़ना शुरू करा। धीरे धीरे उनका इंडिया में और डेवलप हो गया इंटरेस्ट। फिर गैज़नवाइड एम्पायर में आ जाता है पंजाब, यानी कि महमूद ऑफ गजनी हमारा जो पंजाब वाला रीजन है उस पर कब्जा कर लेता है। गैज़नवाइड एम्पायर के अंदर जब पंजाब आ जाता है तब महमूद ऑफ गजनी का और इंटरेस्ट इंडिया के अंदर बढ़ गया एंड देन वो जो है आ गए इंडिया में, ठीक है। फिर जब वो इंडिया आए तो वो ब्राह्मण प्रीस्ट जो थे हमारे एंड उनके साथ बैठकर उन्होंने लर्न करी संस्कृत और फिर उन्होंने हमारी इंडिया की फिलोसफी को समझना शुरू कर दिया। तो उन्हें इंडिया आने का मौका कब मिला? जब वो गजनी में तो वो रहते ही थे, तो गजनी जब ने हमारे ऊपर हमला करा था पंजाब के ऊपर और हमारे को भी अपना हिस्सा बना लिया था पंजाब को, हमारे पंजाब वाले एरिया को, तब महमूद ऑफ गजनी को इंडिया आने का मौका मिला। यहाँ के उन्होंने इंडिया के ब्राह्मण्स वगैरह के साथ बैठना उठना उनका हुआ, संस्कृत उन्होंने सीखी और उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ इंडिया में। ही ट्रैवल्ड वाइडली इन पंजाब एंड नॉर्थ इंडिया। बहुत जगहों पे उन्होंने ट्रैवल करा पंजाब एंड नॉर्थ इंडिया में। रूट हमें नहीं पता जहां उन्होंने ट्रैवल करा, बट बहुत सारे एरिया उन्होंने ट्रैवल करे थे। इनफैक्ट हमें ये पता है कि सहारा डेजर्ट से लेके वोल्गा तक उन्होंने ट्रैवल करा है एंड हम उनके वर्क के बारे में हमें तो ना 1500 के बाद पता चला, ठीक है। बट हिज वर्क वॉज नोन आउटसाइड इंडिया, यानी कि इन्होंने जो इंडिया के बारे में लिखा या कुछ भी लिखा था हमें बहुत ज़माने तक नहीं पता था, हमें बाद में पता चला एंड देन वी रेड अबाउट हिम, ठीक है। अब अल बिरूनी जी करते क्या थे समझते हैं इनके बारे में। तो ये एक लैंग्वेज एक्सपर्ट थे, ठीक है। ही कंपेयर्ड एंड ट्रांसलेटेड द टेक्स्ट। एक टेक्स्ट पढ़ा, जैसे इन्हें भाषा आ गई संस्कृत, तो संस्कृत वाले टेक्स्ट को पढ़ के उसे अरेबिक में ट्रांसलेट कर देंगे कि इनके यहाँ के लोग उसको पढ़ पाए। उन्होंने पतंजलि की जो ग्रामर थी उनको ट्रांसलेट करा, ल्यूसिड्स की ज्योमेट्री जो थी ग्रीक की उसको ट्रांसलेट करा उन्होंने फॉर हिज ब्राह्मण फ्रेंड्स। तो एल्यूसिड्स की जो ज्योमेट्री थी ना वो इन्होंने ग्रीक से संस्कृत में हमारे जो इनके ब्राह्मण दोस्त थे उनके लिए ट्रांसलेट कर दी थी। तो दैट मीन्स ही वॉज वेरी, आप सोच सकते हो यार कितने समझदार आदमी थे, कुछ भी पढ़ लेते थे, सारी इतनी भाषाएं आती थी और उसको दूसरी बार ट्रांसलेट भी वो कर दिया करते थे। अब आते हैं हम टॉपिक 1.2 पे, अल बिरूनी जी की लिखी हुई किताब उल हिंद, यानी कि जो उन्होंने हमारे इंडिया के बारे में लिखा उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो किताब उल हिंद लिखी हुई थी, कैसी थी? 1 मार्कर, 2 मार्कर, 8 मार्कर, हर टाइप का क्वेश्चन इसके
ऊपर आ सकता है, सीयूईटी में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी। सीटी में तो चलो एमसीक्यू आएगा, सीबीएसई में तो लॉन्ग आएगा ना, तो चलो करते हैं। तो किताब उल हिंद जो है लिखना शुरू करो। अरेबिक में लिखी गई थी, कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू करो जल्दी जल्दी। सिंपल एंड क्लियर थी। मैं ऐसी गाइस आपको लर्न करा दूंगी, रटिफिकेशन करनी ही नहीं पड़ेगी। बिग बुक थी, 80 चैप्टर हैं इसके अंदर। कौन कौन से टॉपिक्स पे है? रिलीजन, फिलोसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर, कस्टम, लाइफ, वेट, मेजर्स, आइकोनोग्राफी, लॉस, मीथोलॉजी। सारे नहीं लर्न करो, थोड़े थोड़े टॉपिक लर्न कर लो, ठीक है। चैप्टर्स जो जितने भी इनके होते थे, हमारी किताब उल हिंद या ज़्यादातर जितने भी बुक्स ये लोग लिखते थे, कौन? हमारे लोग नहीं, हमारे ये है अल बिरूनी जी। इनका ना एक बहुत यूनिक स्टाइल था, ठीक है। जैसे अगर मैं अपने नोट्स बनाती हूँ तो मैं अपने नोट्स को बहुत शॉर्ट सा बनाती हूँ कि पूरी लाइन बच्चा ना पढ़े, वो कीवर्ड पढ़ ले, ठीक है। मेरे नोट्स का स्टाइल ये है। ऐसे हर किसी का लिखने का स्टाइल होता है, चलो वैसे ही हमारे जो ये है अल बिरूनी जी, इनका लिखने का स्टाइल बिल्कुल अलग था। ये स्टार्ट करते थे क्वेश्चन से, जैसे इन्होंने इंडिया के बारे में जो लिखा है तो स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन लिखा होगा, फिर उसको संस्कृत में एक्सप्लेन करेंगे एंड देन उसको अदर कल्चर्स के साथ कंपेयर कर देते थे। ये जो स्टाइल है इनका, लोग कहते हैं कि मे बी ये इसलिए क्योंकि इनका मैथ्स से बहुत नाता था, मैथमेटिक बैकग्राउंड इनका बहुत था। तो मे बी जैसे मैथ्स होता है ना, कोई एक आपको क्वेश्चन दिया है, स्टेटमेंट दिया, फिर आपने उसे सॉल्व करा, फिर आपने उसको कंपेयर करके दिखाया, लेट्स से सारे चीज़ जैसे हम करते हैं या और भी कंपेरिजन हम करते हैं, वैसे ही स्टाइल ये अपनी जो है राइटिंग पैटर्न थ्योरी में भी लगाया करते थे। इंटेंडेड फॉर रीडर्स नियर इंडियन फ्रंटियर्स। इन्होंने जो हमारे बारे में लिखा, हमारे इंडिया के आसपास के लोग जो इंडिया के बारे में जानना चाहते थे वो इनकी बुक से जान लेते थे। न्यू मेनी टेक्स्ट ऑलरेडी ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत, पाली एंड प्राकृत इनटू अरेबिक। इन्होंने और भी बहुत सारे टेक्स्ट जो है संस्कृत, पाली और प्राकृत से अरेबिक में ट्रांसलेट करे अरेबिक लोगों के लिए कि वो उसे पढ़ पाए। तो संस्कृत ही नहीं, इन्हें पाली और प्राकृत भी आती थी। दीज इंक्लूडेड फेबल्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, या तो स्टोरीज या एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, बट ही वॉज क्रिटिकल ऑफ दोज टेक्स्ट एंड वांटेड टू राइट बेटर वर्जन। तो जो भी कुछ ये लिखते थे उनको और बेटर वर्जन में लिखने की कोशिश करते थे, ठीक है। ओके, अब आते हैं हमारे दूसरे ट्रैवलर जिनका नाम है इब्न बतूता, ठीक है। अब ये इब्न बतूता कौन से ट्रैवलर है हमारे? ये है, देखो फोटो इब्न बतूता की, ये है हमारे इब्न बतूता जी। तो इब्न बतूता जो है ये आए थे मोरक्को से। तो ही इज अ मोरक्कन ट्रैवलर, बोर्न इन तंजीर। तंजीर में इनका जन्म हुआ था, कोई एक सिटी है ये मोरक्को की, ठीक है। ही केम फ्रॉम अ वेरी रिस्पेक्टेड फैमिली ऑफ इस्लामिक लॉ, यानी कि काफ़ी नामी घरामी और काफ़ी रिस्पेक्टेड फैमिली को ये बिलोंग करते थे। एंड इनकी फैमिली के जो लोग थे उनको शरिया की बहुत नॉलेज थी, यानी कि जो इस्लामिक लॉ थे जिसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है। गॉट अ गुड लिटरेरी एंड रिलीजियस एजुकेशन। इनको इस्लामिक लॉस की भी एंड लिटरेरी एजुकेशन की भी बहुत अच्छी खासी नॉलेज थी। बिलीव ट्रैवल इज मोर इंपॉर्टेंट। इनको ऐसा लगता था कि किताबी ज्ञान तो चलो बहुत अच्छा है, बट जो ट्रैवल एक्सपीरियंस होता है, जो आप अपना आंखों देखिए इधर उधर जगह जो आप सीखोगे ज्ञान, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनको अलग अलग जगहों पर जाना बहुत पसंद था। पता है ये बहुत फेमस है, घुमक्कड़ थे ये। पूरा इंडिया, ये केरला, ये मालदीव्स, ये पूरा मंगोलिया, इंडोनेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे फिरे हैं ये। तो उस ज़माने में इतना घूमना वॉज अ वेरी बिग डील, क्योंकि भाई शिप होते नहीं थे ढंग के, प्लेन नहीं है, कुछ नहीं है, घोड़ों पे बैठ बैठ के इधर उधर समुद्री यात्रा में समुद्री लुटेरे आते थे, रास्ते में डाकू डकैत आते थे, बहुत रिस्की होता था ट्रैवल। तब भी इन्होंने उस ज़माने में, मतलब समझ लो इन्हें ग्लोब ट्रॉटर कहा जाता था, मतलब वर्ल्ड घूम रखा था ऑलमोस्ट, आप ये कह सकते हो। ऑलमोस्ट तो नहीं, काफ़ी जगह घूम रखी थी। तो जो है ही लव्ड एक्सप्लोरिंग न्यू एरियाज एंड वो आए थे इंडिया 1332 में। 1332 से 1333 इस समय ये इंडिया में रहे थे, बट इंडिया आने से पहले इन्होंने मक्का में जाके अपनी पिलग्रिमेज करी थी, ठीक है। तो पहले ये मक्का गए थे, फिर ये गए सीरिया, फिर गए ईरान, फिर गए पर्शिया, फिर यमन, ओमान, ईस्ट अफ्रीका, फिर आते हैं सिंध, यानी कि इंडिया आ जाते हैं। तो इंडिया आने से पहले भी इतनी सारी जगहें ये पहले तो पिलग्रिमेज करी अपनी मक्का में, उसके बाद इतनी सारी जगहें घूमते हुए ये इंडिया आते हैं। इंडिया ये क्यों आए थे? क्योंकि इन्होंने सुल्तान मोहम्मद तुगलक जो थे ना, मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली सल्तनत के राजा थे, उनके बारे में इन्होंने सुन रखा था कि वो काफ़ी जेनरस पैट्रॉन है। पैट्रॉन्स मतलब होता है बॉस, कि वो ना तुगलक जो थे उनकी जो कोर्ट होती थी, जो उनकी सभा होती थी, वहाँ पे बहुत सारे वो होते थे राइटर्स, सिंगर, डांसर्स, तो वो उनको काफ़ी अच्छा ट्रीट करते थे, इनाम वगैरह देते थे। तो ये इसलिए आए थे। ये इंडिया आते हैं मुल्तान एंड उच्च और के ज़रिए और फिर दिल्ली पहुंच जाते हैं। काफ़ी समय लगता है इन्हें पहुंचने के अंदर। अब जैसे सुल्तान से ये मिलते हैं, बिकॉज ही वॉज वेरी लर्नेड, इतने समझदार आदमी थे ये, तो वो उनसे इंप्रेस होकर इनको काजी बना देते हैं दिल्ली का, मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पर बिठा देते थे, जज बना देते हैं दिल्ली का, ठीक है। एंड इन्होंने दिल्ली में एज ए जज बहुत समय तक काम करा, बट एक समय ऐसा आया कि इनकी जो है सुल्तान को इनका फेवर करना बंद कर दिया, मतलब कोई शक हो गया इनके ऊपर या वट एवर इट इज़, इनको जेल में डाल दिया जाता है। बट देन जब इनके ऊपर से शक हट गया तो फिर इनको जेल से बाहर निकाल लिया जाता है। और अब समय हो चुका था 1342, 1333 में बेसिकली ये इंडिया आए थे, अब हो गया 1342। अब सुल्तान क्योंकि इन पे बहुत भरोसा करते थे और ये काफ़ी लर्नेड थे, तो एज अपना एनवॉय मतलब अपने दूत की तरह कि मेरी तरफ से तुम जाओगे कहाँ, चाइना,
मंगोल कोर्ट में, ठीक है। तो तुम्हें जाना है चाइना मंगोल कोर्ट में मेरी तरफ से, ठीक है। तो फिर जो है इनको ऑर्डर मिलता है इब्न बतूता को कि इन्हें कहाँ जाना है, चाइना जाना है। तो चलो देखते हैं कि अब वो चाइना के लिए कैसे निकलते हैं। अब जब चाइना के लिए निकलना था तो पहले इन्होंने सोचा चाइना अगर जाना है तो पहले पूरा इंडिया घूमूंगा फिर चाइना जाऊँगा, ठीक है। सो अब इन्होंने जो है ट्रैवल करना शुरू करा टू सेंट्रल इंडिया। अभी तक तो ये दिल्ली में थे ना, तो दिल्ली से ये गए सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश और ये जो पूरा सेंट्रल इंडिया का रीजन है यहाँ घूमे। उसके बाद ये गए मालाबार कोस्ट यानी कि केरला की तरफ ये गए, ठीक है। फ्रॉम मालाबार कोस्ट से ये गए मालदीव्स, और मालदीव्स में 18 महीने रहते हैं और मालदीव्स में भी जज का काम करते हैं, काजी बनते हैं। फिर ये चले गए भाई साहब श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका गए, वहाँ रहे। फिर श्रीलंका से वापस आते केरला, फिर दोबारा मालदीव्स गए। तो बहुत घूमने का इन्हें शौक था और मे भी काम के पर्पज से आ जा रहे हो। फिर बिफोर गोइंग टू चाइना एक बार बंगाल भी गए और आसाम भी गए, मतलब पूरा इंडिया भी ये घूमना चाहते थे अच्छे से कि भैया फिर निकलूंगा चाइना की तरफ। फिर टुक अ शिप टू सुमत्रा, सुमत्रा इज इंडोनेशिया ऑफ दैट टाइम, वहाँ भी चले गए। देन टू जायतुन, फिर फाइनली कहते हैं जायतुन खौंजो चाइना, जो इस समय का चाइना का खौंजू सिटी है ना, मे भी मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, जो भी है। फिर ये पहुंच जाते हैं चाइना। फिर गए बीजिंग, बट वहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रहे, जो किस काम से वहाँ गए थे ना, कोर्ट में जो है एनवॉय बन के सुल्तान का, वहाँ रहे बट बहुत समय तक नहीं रहे। एंड 1347 में वापस अपने देश मोरक्को चले जाते हैं। हिज ट्रैवल रिकॉर्ड इज ऑफन कंपेयर्ड टू मार्को पोलो। मार्को पोलो जो ट्रैवलर है वो फ्रेंच ट्रैवलर है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, वेनिस से थे ये, सॉरी फ्रॉम वेनिस। ये 13th सेंचुरी के ट्रैवलर थे, ये भी बहुत फेमस है। तो जो इब्न बतूता ने लिखा है और जो मार्को पोलो के ट्रैवल अकाउंट्स हैं उनको ऐसा इक्वल माना जाता है कि ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। अब किस बारे में वो लिखते थे, नए नए कल्चर, लोग, वैल्यू, बिलीव्स के बारे में वो अपने अकाउंट में लिखते थे। इन्होंने 14th सेंचुरी के दौरान ट्रैवल करा जब ट्रैवल करना बहुत रिस्की माना जाता था। अब आप टाइमिंग देखो कितना कितना समय लगता था पहुँचने के अंदर एक जगह से दूसरी जगह। ये देखो ये फोटो है, ये इब्न बतूता है और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी ट्रैवलर्स के साथ, या पता नहीं इब्न बतूता है या ट्रैवलर्स दिखा रखी है कि रात को वो कैसे जो है इकट्ठे ट्रैवलिंग करते समय कैंप लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है। देख रहे हो कि ये लोग इकट्ठे ऐसे बैठे हुए हैं ट्रैवलिंग के दौरान, ठीक है। तो मुल्तान से दिल्ली आने में 40 दिन का समय लगा, सिंध से दिल्ली आने में 50 दिन लगा, दौलताबाद से दिल्ली आने में 40 दिन का समय लगा और ग्वालियर से दिल्ली जाने में 10 दिन का समय लगा। तो बहुत समय लगता था इधर से उधर जाने में, जो आज 4 घंटे में आप कवर कर सकते हो उसमें 40 दिन लग जाया करते थे। ट्रैवल के डेंजर्स फेस्ड बाय द इब्न बतूता, उन्होंने बताया बहुत अनसेफ होता था, रास्ते में अटैक पे रॉबर्स आ जाते थे, ठीक है। उन्हें कैरावैन पसंद होती थी, उससे सेफ्टी थी बट रिस्क तब भी होता था। कैरावैन मतलब जो चलती हुई गाड़ी होती है ना वो, ठीक है, उसमें वो लोग रहते हैं। व्हाइल गोइंग फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली हिज कैरावैन वाज अटैक भी होता है उनके कैरावैन पे। उनके काफी साथी ट्रैवलर्स को तो किल भी कर दिया गया था और वो वुंडेड, उनको भी जख्म आ गए थे, ठीक है। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। द एंजॉयमेंट ऑफ द क्यूरियोसिटीज टॉपिक 2.2 इब्न बतूता ने और क्या लिखा। तो इब्न बतूता ने ट्रैवल बहुत समय करा, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया में भी ट्रैवल करा है इन्होंने, हमें पक्का नहीं पता बट शायद ये रशिया तक भी गए थे, इंडिया में भी ट्रैवल करा और चाइना में भी, इतना ट्रैवल इन्होंने करा था। एंड फिर ये मोरक्को वापस लौटते हैं और इनका जो लोकल रूलर था उसमें मोरक्को का, उसने कहा भाई अब तुम इतना घुमाए हो, चलो बैठ के कुछ बुक्स वुक्स बना दो, ठीक है, दुनिया को भी तो पता चले कि हमारे यहाँ का इंसान इतना घूमा है। नाउ एक बॉक्स दे रखा है हमें हमारी बुक के अंदर। इस बॉक्स को मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसलिए क्योंकि अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपके एग्जाम की फुल तैयारी हो रही है। तो इस बॉक्स में कुछ फेमस ट्रैवलर्स के नाम लिखे हैं जो आपको लर्न करने हैं। अब्दुल रज़ाक समरकंदी, ये साउथ इंडिया गए थे 1440s में, ये लर्न कर लो 1 मार्कर। महमूद वाली बल्कि इन्होंने ट्रैवल करा था, ठीक है। एंड शेख अली हसन, इन्होंने नॉर्थ इंडिया ट्रैवल करा था, ठीक है। महमूद बल्कि जो है इंडिया आके इतना फैसिनेट हो गए थे दैट ये फिर इन्होंने सन्यासी ले लिया था और यहीं रह गए थे। एंड शेख अली हसन जो है ये डिसअपॉइंट हो गए थे क्योंकि जब ये इंडिया आते नहीं चाहिए था इन्हें बहुत राजा महाराजाओं की तरह डील करा जाए, तो इन्हें नहीं किया गया था वो। तो बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स इब्न बतूता को देख के इंडिया आते थे। इंडियन ट्रैवलर्स भी बहुत जगह जाते थे जैसे सेंट्रल एशिया, ओटोमन एम्पायर, एंड हमारे ट्रैवलर्स ने यहाँ लिखा है। तो ऐसे ही होता था, वहाँ से ट्रैवलर यहाँ आते थे, हमारे वाले वहाँ जाते थे, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं अपने थर्ड ट्रैवलर जो हमें पढ़ना है जिनके बारे में, वो है फ्रैंकोइस बर्नियर, अ डॉक्टर विद अ डिफरेंस, ठीक है। तो जो अभी आपको फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में पढ़ाने से पहले अभी आपको और कुछ छोटे छोटे जो है पॉइंट्स में बता रखा है, कुछ 1-2 और ट्रैवलर के बारे में जिन्हें हमें डिटेल में नहीं, उनका नाम ही याद रखना है। तो पोर्चुगीज इंडिया में आ जाते हैं 1500 में। पारसी लोग जो है ना, पोर्चुगीज लोग इंडिया में आ जाते हैं। जैसे आपको पता है गोवा को भी पोर्चुगीज ने इतने समय तक अपनी कॉलोनी बना के रूल करा। मैनी रोट अबाउट इंडियन सोशल कस्टम एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है। उनमें से बहुत सारे पोर्चुगीज के लोग जो ट्रैवलर आते थे उन्होंने इंडिया के कस्टम के बारे में लिखा। फॉर एग्जाम्पल जेसुइट रॉबर्टो नोबेली, उन्होंने इंडिया के टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करा जिससे यूरोप के लोग उसे पढ़ पाए। डॉर्टे बारबोसा, ये एक फेमस ट्रैवलर है, उन्होंने ट्रेड और इंडिया की, साउथ इंडिया की जो सोसाइटी है उस पर लिखा था, ठीक है। फिर 1600
के बाद में डच और इंग्लिश और फ्रेंच ट्रैवलर का इंडिया आना शुरू होता है। जैसे जीन बैप्टाइस्ट ट्रेवेनियर, एक फ्रेंच ज्वेलर आते हैं इंडिया में, एटलीस्ट 6 टाइम्स आते हैं। उन्हें इंडिया बहुत अच्छा लगता है और उन्होंने इंडिया को ईरान और ओटोमन एम्पायर से कंपेयर करा। सम इटालियन डॉक्टर लाइक मनुकी नेवर वेंट बैक टू यूरोप और सेटल ही हो गए थे वो परमानेंटली इंडिया के अंदर। तो इसमें हमें कितने ट्रैवलर्स के बारे में पता चला, ये जेसुइट रॉबर्टो नोबिली, डॉर्ते बरबोसा, जीन बैप्टाइस्ट के बारे में और मनुकी। तो ये 4 ट्रैवलर और नाम आ गए हैं आपके, ये भी तुम्हें लर्न करने हैं, ठीक है। तो तभी मैंने आपको कहा है कि आप सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करो, वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी तो तुम्हें ध्यान नहीं रखना है, मैं आपको बताऊंगी, वो तुम लर्न कर लेना। और रटा भी नहीं होगा, 2-4 बार हम लाइव सेशन से प्रैक्टिस कर देंगे, अपने आप दिमाग में बस जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने मेन नेक्स्ट ट्रैवलर के ऊपर, जो है फ्रैंकोइस बर्नियर। अब बर्नियर जो है एक फ्रेंच डॉक्टर, फिलोसोफर और हिस्टोरियन थे। ये एक फोटो है फ्रैंकोइस बर्नियर की ही, ठीक है। ये मुगल एम्पायर के दौरान इंडिया आते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। इंडिया रहे ये 12 साल तक, 1656 से 1668 तक। एंड ये फिजिशियन रहे थे दाराशुको प्रिंस के, जो शाहजहां का बेटा था ना प्रिंस दाराशुको, उनके अंडर में ये फिजिशियन रहे थे। और इन्होंने साइंटिस्ट के वाला काम भी करा था विद द दानिशवाद खान, एक आर्मीनियन नोबल की कोर्ट में, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं इनका काम क्या था। ये जो लिखते थे ना, इनका एक ही काम था, ये इंडिया को वेस्ट से कंपेयर करते थे और कहीं ना कहीं इंडिया की छवि बुरी दिखाते थे एज कम्पेयर टू वेस्ट, कि हम लोग थोड़े काफ़ी डाउन रहते हैं और वो लोग काफ़ी अपलिफ्टेड रहते हैं, ठीक है। कौन से वाले टाइम में हमारा इन्होंने दिखाया कि हमारा इतना प्रॉस्परस नहीं है कंट्री, मुगल एम्पायर के दौरान आए थे, उससे पहले की बात नहीं है ये। तो चलो पढ़ते हैं फ्रैंकोइस बर्नियर क्या किया करते थे। तो बर्नियर ने इंडिया में बहुत ट्रैवल करा, ठीक है, और ये हमेशा यूरोप से इंडिया को कंपेयर करते थे। इनकी जो मेन बुक थी उन्होंने डेडिकेट करी थी लुइस X1B को। वो बर्बन फैमिली वाला लुइस, याद है 10th में पढ़े थे हमने, वो चैप्टर था एक नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके अंदर। हाँ, तो वही जो फ्रेंच किंग हुआ करते थे ना बर्बन फैमिली वाले, उनकी ही ये लिखते थे, उनको ही बताते थे ये सब कि इंडिया में ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अदर वर्क्स रिटन एज लेटर्स टू टॉप फ्रेंच ऑफिशियल एंड मिनिस्टर। बाकी इन्होंने फ्रेंच ऑफिशियल मिनिस्टर को लिख के भेजते थे इंडिया में हो रहा है, ये हो रहा है। ही ऑफन शोड इंडिया इन अ नेगेटिव लाइट वर्सेस यूरोप प्रोग्रेस, नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। कभी कभी हाँ होता था, इंडिया में इतनी अच्छी हालत नहीं थी मुगल एम्पायर के दौरान जो वहाँ थी, और कभी कभी ये ज़्यादा बड़ा चढ़ा के लिख दिया करते थे। हिज बुक्स बिकम सुपर पॉपुलर इन यूरोप, और जहाँ इंडिया को थोड़ा बुरी नाजुक हालत में दिखाया इन्होंने, तो वहाँ यूरोप के लोग उसे पढ़ के बहुत खुश होते थे। इनकी जो बुक है इतनी पढ़ी गई फ्रांस के अंदर 1670 से 71 में, उसको फिर इंग्लिश में, डच में, जर्मन में, इटालियन में ट्रांसलेट करा गया। तो इन्होंने लिखी फ्रेंच में थी, इंग्लिश, डच, जर्मन, इटालियन सब में इसे ट्रांसलेट करा गया। और फ्रेंच वाली का तो 8 टाइम रीप्रिंट करा एडिशन, जैसे हर साल बिकती है ना बुक्स, तब 1725 तक 3 टाइम्स इंग्लिश में, टिल 1684 इनकी बुक रीप्रिंट हुई कि भाई लोगों को पढ़ने का शौक था कि इंडिया है बेकार सा हो रहा है, ये तो मुगल एम्पायर के दौरान फ्रेंच जो है अच्छा है, यूरोप ज़्यादा अच्छा है, ऐसा दिखाते थे ये इंडिया को कि इंडिया की सिचुएशन अच्छी नहीं है, वहाँ वाली अच्छी है, तो लोग उसे पढ़ते थे। इन कंट्रास्ट अरेबिक पर्शियन अकाउंट स्टेड एज मैन्युस्क्रिप्ट नॉट पब्लिश बिफोर 1800। बट वो जो अरेबिक एंड पर्शियन अकाउंट्स थे, जैसे बाकी हम पढ़ते हैं कितने ट्रैवलर और आते थे, वो तो बल्कि हमारी इतनी बुराई भी नहीं करते थे, वो तो तारीफें ही करते थे। तो अरेबिया और जो पर्शियन अकाउंट थे उनको पब्लिश बाद में कराया गया 1800 के करीब। इन पे तो बहुत पैसा था, इन्होंने तो पहले ही सब कुछ प्रिंट करा लिया था, ठीक है। चलो फ्रैंकोइस बर्नियर का समझ में आ गया ये क्या लिखते थे। चलो अब आते हैं हम आगे अल बिरूनी जी पे वापस, कि इन्होंने अल बिरूनी जी ने किताब उल हिंद में क्या लिखा था, और जब ये लिखते थे क्या क्या चीज़ों का ये ध्यान में रखते थे। चलिए पढ़ते हैं मेकिंग सेंस ऑफ एलियन वर्ल्ड, अल बिरूनी एंड सांस्कृतिक ट्रेडिशन। अल बिरूनी जब इंडिया, उनके लिए एलियन वर्ल्ड ही तो था, ये अलग सा वर्ल्ड था। आई इन्होंने संस्कृत सीखी। तो ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे अल बिरूनी ने बताया कि जब वो इंडिया आए तो उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, कि यार ऐसे थोड़ी तुम इस समय भी अगर कोई फॉरनर आएगा ना, तुम बाहर घूमने जा रहे हो, आजकल तो वैसे रील के लिए लोग कुछ भी करते हैं, तो यू विल बी ऑल्सो फील वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है बात कर लेते हैं। और अब सोसाइटी ग्रो हो रही है, लोग बात करेंगे। बट अगर मैं पर्सनली बात करूँ, बीइंग एन इंट्रोवर्ट, अगर कोई आएगा बात करने, मैं हल्की सी बात करूँगी, आई विल बी हैप्पी, बट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मैं भी नहीं होंगी। तुम में से भी कुछ लोग होंगे कि कोई फॉरनर आया बात कर रहा है, डरोगे ना हल्का सा, पता नहीं यार क्यों आया, हमसे क्यों बात कर रहा है, थोड़ी सी बात करोगे, उसकी हेल्प कर दोगे, बट ज़्यादा एंगेज नहीं करोगे। सेम गोज ऑन विद दैट टाइम ऑल्सो। जैसे अल बिरूनी आई है, कोई भी ट्रैवलर आया तो लोग बात कर देंगे, पानी पिला देंगे, थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, बट ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे आम लोग। इंडिया के आम लोग नए बाहर के देश के ट्रैवलर से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे, इसलिए उन्हें लोकल लाइफ जानने में थोड़ी दिक्कत होती थी। और कई लोग तो बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। कुछ लोगों की कोई फॉरनर आके बात करे, भैया हम नहीं बात कर रहे, भाई हमें फंसा दे, ऐसे सोचोगे ना। तो सेम यार ऐसे ही है दुनिया, थिंकिंग बदल गई है, ब्रॉड हो गई है, बट अंदर वो जो डर होता है ना एक ह्यूमन का, वो वैसा ही रहता है, ठीक है। तो अल बिरूनी वाज अ पर्शियन स्कॉलर हु ट्राइड टू अंडरस्टैंड इंडियन कल्चर, ठीक है। उन्होंने 3 मेन बैरियर समझे इंडिया की सोसाइटी को समझने के लिए। पहला लैंग्वेज बैरियर इनको था, क्योंकि संस्कृत बहुत डिफरेंट थी इनकी लैंग्वेज अरेबिक और पर्शियन से। दूसरा रिलीजियस था, क्योंकि इंडिया में स्पिरिचुअल सिस्टम वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म था और रिलीजन्स भी थे, बट उस समय पे जो है जो
इनका पूरा अरेबिक वर्ल्ड में, ऑटोमन एम्पायर में इस्लाम था, उससे काफ़ी डिफरेंट था। सेल्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ लोकल्स, यानी कि वही मैंने कहा ना, लोकल वर नॉट ओपन टू शेयरिंग नॉलेज, लोकल इतनी बातचीत नहीं करते थे। डिस्पाइट चैलेंजेस, अल बिरूनी ने ब्राह्मण्स के साथ जो है बैठे, वो संस्कृत सीखी, फिर उन्होंने हमारे वेद पढ़े। देखो गाइस, इन्होंने हमारे वेद पढ़ रखे हैं, पुराण पढ़ी, गीता पढ़ी, पितांजलि के वर्क पढ़े, मनुस्मृति तक इन्होंने पढ़ी है। तो सोचो इन्हें हमारे इंडिया का कल्चर के बारे में तो कितनी नॉलेज होगी। मनुस्मृति, वेद, पुराण सब इन्होंने पढ़ रखा है अल बिरूनी ने। अब जब इन्होंने मनुस्मृति पढ़ी और बाकी हमारे वेद्स पढ़े, तो इन्हें वर्ण सिस्टम के बारे में पता चला, जो हम चैप्टर 3 में पढ़ के आए हैं। याद है वर्ण सिस्टम? कितने वर्ण होते हैं हमारे, बता दो कमेंट सेक्शन में। तो जब इन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा, तो उस पर इन्होंने अपने विचार प्रकट करे। ही कंपेयर्ड इंडियन कास्ट सिस्टम विद पर्शियन सोशल डिविजन। वो कहते हैं कास्ट सिस्टम तो हर जगह होता है, अल बिरूनी ने ये कहा, पर्शिया में भी है। पर्शिया में पर कैसा होता है, नाइट्स होते हैं यानी कि जो सोल्जर हो गए, प्रीस्ट यानी कि पुजारी जो होते हैं, साइंटिस्ट और पेजेंट्स, 4 टाइप के लोग तो वहाँ पे भी हैं। ही बिलीव सोशल डिवीजन एग्जिस्ट एवरीवेयर। उन्होंने कहा ये सोसाइटी का डिवीजन तो हर जगह होता है, खाली ये नहीं कि इंडिया में है या हमारे धर्म में है। इन इस्लाम ऑल आर इक्वल बिफोर गॉड, ओनली पाइटी मैटर। बट वो कहते हैं एक फ़र्क है कि इस्लाम के अंदर हर इंसान इक्वल है। जैसे हमारे वन सिस्टम के अकॉर्डिंग तो ब्राह्मण्स अलग हैं, क्षत्रिय अलग हैं, सबका अलग अलग रोल्स है। ब्राह्मण्स को जो है वेद टीच करने हैं, क्षत्रिय को अलग काम है ये। बट ये कह रहे हैं हमारे इस्लाम के अंदर जो उनका धर्म था, उसमें जो है क्या है कि हर डिवीजन है, कोई ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा, बट इन फ्रंट ऑफ गॉड एवरीवन इज इक्वल, ओनली पाइटी मैटर्स, कि किसकी श्रद्धा, किसका मन सबसे ज़्यादा क्लोज है, कौन सच्चे मन से अपने जो है गॉड को याद कर रहा है। ठीक है। ही डिसअप्रूव्ड कास्ट पॉल्यूशन, और जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस होती है अकॉर्डिंग टू सिस्टम, कि कुछ लोग अनटचेबल्स हैं, उनको सोसाइटी के बाहर रखा जाता है, तो ये उसका भी सपोर्ट नहीं करते। कौन? अल बिरूनी। इन्होंने कहा कि अर्थ पे हमारा जो दुनिया है उसमें पॉल्यूशन नहीं होता है। क्यों? नेचर ही खुद सब कुछ प्योर करता है। जो सूरज की किरणें हैं, ऐसा इन्होंने कहा, वो एयर को प्योरीफाई करती है, और जो सी वाटर है, वो जो पानी है उसको प्योरीफाई करता है। सी वाटर के अंदर जो नमक है ना, वो जो है पानी को साफ रखता है। तो नेचर में गंदा कुछ नहीं है, नेचर गंदा होता भी है तो वो खुद को खुद ही साफ कर लेता है। सूरज की किरणें साफ हवा को, और नमकीन पानी समुद्र के पानी को। ठीक है। हेंस पॉल्यूशन आइडिया इज अननेचुरल एंड अनसाइंटिफिक, इसलिए ये अनटचेबिलिटी में बिल्कुल नहीं मानते थे। ठीक है। अल बिरूनीज रिव्यूज वर बेस्ड ऑन संस्कृत टेस्ट रिटन फ्रॉम ब्राह्मण पॉइंट ऑफ व्यू, बट इन रियल लाइफ कास्ट सिस्टम वॉज लेस रिजिड। बट ये भी है कि जो है, जैसे कोई आके हमारे वो पढ़ेगा, वेद पुराण पढ़ेगा, ठीक है, पुराण में तो नहीं, वेद में गिवन है जैसे हमारे को, और अगर मनुस्मृति, धर्मशास्त्र वगैरह पढ़ेगा और वो वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ेगा, तो उसे लगेगा सब कुछ वैसे ही फॉलो होता था। बट हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा है एक्सेप्शंस होते थे। ऐसा नहीं है कि लिखा था क्षत्रिय राजा बनेगा तो नॉन क्षत्रिय के नहीं थे, होते थे ना एक्सेप्शन। मौर्यंस को कहा जाता है वो क्षत्रिय नहीं थे, वो भी तो राजा बने। और भी बहुत सारे जो है, जैसे शाका रूलर से बाहर वाले राजा बन गए थे, ये हम पढ़ के आए हैं 2nd 3rd चैप्टर में, तभी मैंने आपको कहा वो भी पढ़ के चलो। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि जो लिखा था वो हर जगह फॉलो होता था। फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है आपको, अंत्यजास, बॉर्न आउटसाइड द वन सिस्टम। इन लोगों को बोला जाता है कि ये वन सिस्टम से बाहर के हैं और ये वन के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते थे। अब अकॉर्डिंग टू द, अगर हम वन सिस्टम चले तो अगर ये वन के बाहर के, तो हमें ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह को इनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। बट स्टिल इनको एज आप कह सकते हो लैंडलेस लेबरर्स की तरह यूज़ करा जाता था, इनसे काम करवाया जाता था, क्योंकि ये चीप लेबर होते थे। तो ज़मींदार वगैरह इनसे काम करवाया करते थे, इवन दो ये तो आउटसाइड थे वन सिस्टम के। तो दो सोशली अप्रेस, दे वर स्टिल पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ। तो भैया पैसे के लिए, इकोनॉमिक लाइफ के लिए जो लोग वन सिस्टम से बाहर भी थे, उन्हें भी इंक्लूड कर लिया जाता था सोसाइटी के अंदर। ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉपिक 5, इब्न बतूता एंड एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर। यहाँ आपको पता चलेगा कि इब्न बतूता को क्या क्या अलग अलग सी चीज़ें इंडिया में दिखी थी। तो इब्न बतूता 14th सेंचुरी के दौरान इंडिया आए थे। तो इस समय में इंडिया ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क का पार्ट था, यानी कि इंडिया में बहुत सारे ट्रैवलर्स आते रहते थे, हमारे ट्रेड लिंक सबसे थे। तो चाइना, अफ्रीका, यूरोप सबसे हमारा ट्रेड होता था। और इब्न बतूता ने बहुत सारे एरियाज़ को ट्रैवल करा, अलग अलग श्राइन्स को ट्रैवल करा, स्कॉलर्स से मिले ये, रूलर्स से मिले ये, और काजी की तरह इन्होंने काम करा था। इन्हें अर्बन कल्चर पसंद, और ये शहरों के अंदर ही रहे जहाँ पे लोग अरेबिक, पर्शियन, टर्किश सब टाइप की भाषाएं बोली करते थे। ही शेयर्ड स्टोरीज ऑफ सेंट्स, किंग्स, बोथ क्रूअल एंड जनरस एंड कॉमन पीपल। तो इतना ये घूमे हैं कि लोग इन्हें कहते थे इब्न बतूता जरा बैठ के कोई कहानी बताना, कहीं तुम घूम के आए हो, तो ये उनकी कहानी बताते थे, अच्छे राजाओं की, बुरे राजाओं की। एंड ही हाईलाइटेड अनफेमिलियर थिंग्स टू इम्प्रेस पीपल। और जब कोई इनसे कहानी सुनता था तो ये अलग अलग सी चीज़ें, जैसे पान बताएंगे कि अरे मैं वहाँ पान देख कर आया था इंडिया में, मैं कोकोनट देख कर आया इंडिया में, ऐसे ये लोगों को बताते थे। ठीक है। तो चलो इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कोकोनट का और पान का। तो इब्न बतूता कोकोनट का वेरियस डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शंस देते थे क्रिएटिव टाइप का, क्योंकि वो पर्शिया में अगर आप कहो, ये तो मोरक्को थे ना, मोरक्कन के थे सॉरी, तो वहाँ पे लोगों को नहीं पता था, उनकी कंट्री में नहीं मिलती थी ये चीज़ें, ठीक है। तो उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से समझाने की कोशिश करी, ठीक है। अभी जैसे मैंने एक आपको बताया था कि पान के पत्ते का एग्जाम्पल, वैसे ही इन्होंने कोकोनट का दिया था कि एक सर है आदमी के शक्ल जैसा लगता है, कोकोनट का जो ब्राउन वाले बाल से होते हैं उसको, उन्होंने कहा इंसान के बाल है, अंदर हेड है, ठीक है, और उसकी रस्सी से बैम्बू स्टिक वो बास्केट वगैरह बना ली जाती है, ऐसे ऐसे करके इन्होंने कोकोनट का डिस्क्रिप्शन दिया था, सोर्स में गिवन है हमारे को। अब आते हैं हम इंडिया की सिटीज़ के बारे में। देखो ये बुक का कवर है, कोई सी ट्रैवल्स ऑफ इब्न बतूता एडिशन है, किसी और ने बना रखा है। तो अब इब्न बतूता ने इंडिया के बारे में क्या लिखा था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में 4-5 मार्कर्स में। इब्न बतूता ने इंडिया सिटी को कहा फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत काम धंधा होता है यहाँ पे, डेंसली पॉपुलेटेड थी सिटीज़, मतलब बहुत पॉपुलेशन थी, प्रॉस्परस भी थी, यानी कि बहुत कमाई थी लोगों की, डिस्पाइट ओकेशनल वॉर्स एंड इन्वेजन, वॉर भी होते थे, इन्वेजन भी होते थे, बट मार्केट में जैसे चहल पहल है, लोग सामान खरीद रहे हैं, स्ट्रीट्स वर क्राउडेड, मार्केट ब्राइट कलरफुल, जैसे आजकल हम बाजार जाते हैं ना, उस समय में भी बहुत गुड्स बिकते हैं। दिल्ली को उन्होंने सबसे बड़ी सिटी कहा इंडिया की, बहुत पॉपुलेशन है, और दौलताबाद इन महाराष्ट्र वॉज ऑलमोस्ट एज बिग एज दिल्ली, ऐसे इन्होंने समझाया, ठीक है। बाजार, एग्रीकल्चर और ट्रेड के बारे में भी इन्होंने और बातें कही। बाजार वर नॉट जस्ट मार्केट्स बट सेंटर ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ, इन्होंने कहा बाजार में बहुत हलचल रहती थी, मॉस्क भी होते थे, टेंपल भी होते थे बाजार में, सम हैड स्पेसेस फॉर पब्लिक परफॉर्मेंसेस, कहीं पे कुछ वो प्ले टाइप का चल रहा है, डांसर, म्यूजिशियन, सिंगर। इब्न बतूता डिडंट फोकस ऑन टाउन प्रोस्पेरिटी बट हिस्टोरियंस से टाउन ग्रू रिच बाय टेकिंग सरप्लस फ्रॉम विलेजेस, इन्होंने ये नहीं बताया कि टाउन इतने अमीर कैसे थे, शहरों में इतनी रिचनेस कैसे थी, बट अगर हम डीप स्टडी करके काफ़ी लोग कहते हैं कि विलेज से जो सरप्लस आता था, विलेज से जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, वो सब उससे था। इंडिया का एग्रीकल्चर उस ज़माने में बहुत प्रोडक्टिव था, क्योंकि गाइस हमारी सॉइल बहुत प्रोडक्टिव थी और हमारे फार्मर एक साल में 2 क्रॉप भी उगा लिया करते थे। इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ इंटर एशियन ट्रेड नेटवर्क एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स टू वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। उस ज़माने में जैसे मैं आपको कहती हूँ ना, सोने की चिड़िया था भारत, तो था, क्योंकि हम इतना ट्रेड करते थे, बहुत कमाई होती थी हमारी। हम टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा जो होता है, कॉटन का, मसलिन का, सिल्क का, ब्रोकेट का, साटिन, ये सब चीज़ें हम क्या करते थे, ट्रेड करते थे, साउथ ईस्ट एशिया में भी और बाकी जगहों पे। सम फाइन मसलिन्स वर सो कॉस्टली दैट ओनली नोबल एंड रिच कुड वेयर देम। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो वो मैंने ईगो में भी पढ़ा है ना, कि मसलिन का कपड़ा इतना महंगा होता था कि खाली बहुत अमीर लोग ही उसको अफोर्ड कर पाते थे। चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अ यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, इब्न बतूता ने और भी बातें बताई हैं। अ स्टेट टुक स्पेशल स्टेप्स टू सपोर्ट मर्चेंट्स, अब लोग जो है ना, स्टेट यानी कि राजा, वो काफ़ी स्टेप्स लेता था मर्चेंट को सपोर्ट करने के लिए। ट्रेड रूट्स जो होते थे ना, उसमें धर्मशाला, इन होती है धर्मशाला, गेस्ट हाउसेस बनाए गए होते थे कि अगर कोई ट्रैवलर है, ट्रेडर है, जैसे आपके पापा भी टूर पे जाते होंगे तो वो होटल में रुकते होंगे, ठीक है, ट्रेन से जाते हैं, आप भी कहीं अगर जाओगे घूमने तो आपको होटल चाहिए, तो उस ज़माने में इन वगैरह बने होते थे हाईवेज़ के ऊपर। हाईवे तो नहीं होते थे, रास्ते होते थे, बट वहाँ भी बने होते थे। इब्न बतूता को सरप्राइज होता है एफिशिएंसी ऑफ पोस्टल सिस्टम ऑल्सो। पोस्टल सिस्टम प्रेजेंट इंडिया गवर्नमेंट वाला पोस्टल सिस्टम नहीं, बट तब भी डाक होती थी, लेटर्स भेजे जाते थे। दिस सिस्टम हेल्प इन सेंडिंग इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट एंड इवन अर्जेंट मैसेजेस, जैसे कि दो द जर्नी फ्रॉम सिंध टू दिल्ली जस्ट टुक 50 डेज, क्योंकि सिंध से दिल्ली पहुंचने में वैसे 50 दिन लगते थे, बट अगर स्पाई रिपोर्ट्स के थ्रू भेजना हो सुल्तान को विया पोस्ट तो बस 5 दिनों में हो जाता था। तो उन्होंने क्या कहा कि बट अगर पोस्ट के थ्रू, डाक के थ्रू अगर भेजते थे तो 5 दिन में भी सुल्तान के पास पहुंच जाता था। तो राजा होता था, राजा को तो अगर कोई हमला करने आ रहा है उसे खबर चाहिए, तो इतना पोस्टल सिस्टम था इंडिया में उस समय कि राजा में 50 दिन वाली खबर 5 दिन में पहुंच जाती थी। कभी कबूतरों को यूज़ किया जाता था, कभी किसी चीज़ से कि वो ना भाग के आते थे घोड़े पर बहुत ज़ोर की, या कुछ जैसे एक जगह से दूसरी जगह बात पहुँच गई, अलग अलग तरीक़ों से हो जाता था, ठीक है, या पोस्ट के थ्रू। डन। अब आते हैं फ्रैंकोइस बर्नियर पे वापस, कि उन्होंने इंडिया के बारे में, जो मैंने आपको कहा ना कि ये इंडिया की छवि थोड़ी बुरी दिखाते थे, तो क्या बुरी चीज़ें इन्होंने दिखाई। तो बर्नियर एंड द डीजेनरेट ईस्ट, ईस्ट मतलब हम, तो ये हमें डीजेनरेट यानी कि हमें थोड़ा बेकार डाउन टाइप का दिखा देते ये, ठीक है। तो इब्न बतूता शेयर्ड व्हाट एक्साइटेड एंड इम्प्रेस्ड इन इंडिया, तो इब्न बतूता ने तो वो लिखा अच्छी चीज़ इंडिया के। अब देखो सबका नजरिया होता है ना, तुम आयो कहीं अच्छी बुरी चीज़ दोनों दिखेगी, अब तुम चाहो तो अच्छी चीज़ें ही लिख लो खाली, और चाहो तो खाली बुरी चीज़ें लिख दो, कोई होगा दोनों लिखेगा। इब्न बतूता ने सिर्फ अच्छी चीज़ें बताई, इन्होंने सिर्फ बुरी चीज़ें बताई, ठीक है। तो बर्नियर फोकस ऑन कंपेयरिंग इंडिया विद यूरोप स्पेशली फ्रांस, तो इन्होंने फ्रांस से इंडिया को कंपेयर करा। ही हाईलाइटेड व्हाट ही सॉ एज डिप्रेसिंग एंड बैकवर्ड, तो इन्होंने इंडिया को दिखाया बहुत डिप्रेस और बहुत बैकवर्ड सी जगह है। हिज एम वाज टू इन्फ्लुएंस यूरोपियन पॉलिसी मेकर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स फॉर बेटर डिसीजन। अब ये इंडिया क्यों आए थे, ये इंडिया आए थे इंडिया को समझने, सोसाइटी को समझने। इनको राजा ने भेजा, जाओ समझ के आओ लोग वहाँ कैसे रहते हैं, वहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, वो गड़बड़ हम अपने यहाँ नहीं होने देंगे। तो ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर जो उनकी किताब है, इनकी किताब का नाम क्या है, फ्रैंकोइस बर्नियर
बाइनर की ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, 1 मार्कर याद कर लो, उसमें उन्होंने डिटेल ऑब्जर्वेशन वगैरह दी है, ठीक है। बर्नियर ट्राइड टू प्लेस मुगल हिस्ट्री इन अ यूनिवर्सल फ्रेमवर्क बाय कंपेयरिंग इट टू यूरोप। इन्होंने मुगल हिस्ट्री को, जिस समय में मुगल्स के दौरान हमारा इंडिया था, उसको यूरोप से कंपेयर करा। ही यूज्ड बाइनरी ऑपोजिशन मॉडल, इन्होंने बाइनरी ऑपोजिशन मॉडल को यूज करा, यानी कि यूरोप को दिखाया ऊंचा, इंडिया को, मुगल इंडिया को दिखाया नीचा। डिफरेंसेस वर रैंक्ड हायरार्किकली विद इंडिया बिलो द वेस्ट। तो इन्होंने मुगल एम्पायर को दिखाया कि भाई इंडिया थोड़ा अभी सही नहीं है, नीचे है ये वेस्ट से। चलो आगे पढ़ते हैं। 6.1 द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप। अब इन्होंने बताया भी कि क्यों इंडिया को वो नीचा दिखा रहे थे, डाउन दिखा रहे थे कंपेयर टू वेस्ट। तो बर्नियर ने कहा कि यार यहाँ तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही नहीं लोगों के पे। जैसे अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ लैंड ओनर्स होते थे, एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, लैंड ओनर्स थे। धीरे धीरे तो बाद में लैंड रखने की राइट धीरे धीरे और लोगों को भी मिले, वो भी पूरा हमने पढ़ रखा है। तो इन्होंने कहा है इंडिया में तो लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यही डिफरेंस है मुगल इंडिया का और यूरोप का। मुगल इंडिया में सारा का सारा लैंड जो है वो एम्परर का है, यानी कि राजा का है, और राजा वो नोबल्स को, यानी कि जो उसकी नोबल फैमिलीज होती थी उसको दे देता है। बर्नियर बिलीव दैट इससे इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों को ही दुख होता है, यानी कि चोट पहुंचती है। तो उन्होंने कहा ये जैसे पीस ऑफ लैंड है मुगल एम्पायर में, तो वो लैंड राजा का होगा या राजा के रिश्तेदार नोबल्स जो होते हैं, नोबल कैटेगरी के लोग, उनका होगा। और फार्मर्स तो बस इस पे टेनेंट्स की तरह काम करते हैं, किराए पे काम कर रहे होते हैं। अब लैंड होल्डर्स कुड नॉट इनहेरिट द लैंड, सो दे इन्वाइटेड इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म फार्मिंग। अब बर्नियर ने ये समझा, उन्होंने कहा जैसे इस लैंड पे एक फार्मर काम कर रहा है, वो उसका तो नहीं है ना, रहेगा तो हमेशा राजा का, नोबल का, उसे तो बस काम करके फसल उगा के कुछ पैसा जो रेवेन्यू का होता है वो इसको दे देना है, उसका तो होगा ही नहीं कभी, रहेगा ये किसका, राजा का ही। तो इसलिए वो खेत को बढ़िया करने के लिए अपनी इनपुट नहीं देता था, बस काम करता था किराए के ऊपर, अपनी तरफ से कोशिश नहीं करता था कि ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँ। इनका ये कहना था। नो प्राइवेट ओनरशिप मीन्स नो इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड्स। तो जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे वो इम्प्रूव करने की, जिस पे ज़मीन है भी, वो अपनी ज़मीन को बेहतर नहीं बनाता था कि रहे तो राजा की ही, मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट तो सारा राजा ने खाना है। इस वजह से इंडिया का एग्रीकल्चर डिक्लाइन हुआ, पीजेंट्स ऑप्रेस थे एंड लिविंग स्टैंडर्ड बहुत कम थे, एक्सेप्ट फॉर द एरिस्टोक्रेट्स की जो एरिस्टोक्रेसी थी, जो बहुत अमीर लोग थे, उनको छोड़ के बाकी लोगों पे बहुत गरीबी थी। नाउ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, ये बॉक्स है, बॉक्स बता रही हूँ। एक डच ट्रैवलर इंडिया आए थे 1600 के अंदर, ठीक है, 1600s में। इन्होंने कहा इंडिया में बहुत पॉवर्टी है। ही डिस्क्राइब्ड इंडियाज पुअर्टी लाइफ एज स्टार्क वांट एंड बिटर वो। ही ब्लेम द स्टेट फॉर द मिजरी। इन्होंने राजा को बोला इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। पीजेंट्स पे इतना टैक्स लगाया जाता था कि उस पीजेंट के पास जो है घर पे सूखी रोटी खाने तक के पैसे नहीं होते थे। टैक्स क्या लगता था, जो जगह ज़मीन है वो राजा की होती थी। पीजेंट को कहा तुम इस पर फसल बो, फसल बेचो, जो प्रॉफिट होगा मैं रखूँगा। प्रॉफिट होता ही नहीं था, बेचारा पीजेंट हमेशा नुकसान में रहता था। इस वजह से उन पर खाना खाने तक के पैसे नहीं होते थे। ये बाकी किसी और ट्रैवलर ने लिखा है। और बर्नियर की अगर बात करें, जो हमारे बर्नियर थे, उन्होंने इंडिया सोसाइटी को कहा कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है रिच पावरफुल रूलिंग क्लास जिसपे पैसा ही पैसा है, दूसरी है ह्यूज इम्प्रोविस्ड मासेस, यानी कि गरीबी बहुत तरीके से भरी हुई। ही बिलीव देयर वाज नो रियल मिडिल क्लास, मतलब इंडिया में मिडिल क्लास उस जमाने में थी नहीं, मुगल एम्पायर के टाइम में अमीर या बहुत गरीब, दिस वाज द सिचुएशन। बर्नियर फेमसली सेड दैट देयर इज नो मिडिल स्टेट इन इंडिया, यानी कि मिडिल क्लास तो इंडिया में है ही नहीं, राजा और उसके रिश्तेदार अमीर, बाकी लोग बहुत गरीब। चलो, बर्नियर डिस्क्राइब द एम्पायर एज किंग ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियन। तो उन्होंने मुगल एम्पायर को कहा कि भिखारी और जंगलियों के राजा हैं मुगल एम्पायर के रूलर। ऐसा बर्नियर ने कहा कि क्या है, यहाँ के लोग तो इतनी गरीब है, कैसे रूल कर रहे हैं ये, अपने ही लोगों पे जो है दुख दे दे के उनको रूल कर रहे हैं, बेगर्स और जंगली लोगों के राजा हैं ये। सिटीज रूइंड विद फिल एयर, इन्होंने कहा जो शहर है ना मुगल एम्पायर की, गंदी बदबू आ रही होती है वहाँ पे। ओवर स्प्रेड विद बुशेस, फील्ड जो है, जो खेत है, खेत पे कोई फसल ही नहीं है समझ लो, वहाँ झाड़ फूक लगी हुई है। ज़माने के अंदर जो इंडिया था, शहर और गांव को समय उन्होंने कहा पेस्टिलेनियल मार्शेस थे। पेस्टिलेनियल मार्शेस मतलब होता है बीमारियों का दलदल है, गंदी हवा, कोई तरक्की नहीं, बदबू आ रही है, इस टाइप से इन्होंने डिस्क्राइब करा। तो सोचो भाई हमारी क्या इमेज बनती होगी, बाहर के देश के लोग पढ़ते होंगे ये सब। तो अब इस चीज़ का ब्लेम उन्होंने करा क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड को, कि भाई ये जो सारी ज़मीनें राजा की और उसके दोस्तों की, उसके नोबल्स की, इसका रीज़न ये है। बट मुगल रिकॉर्ड जो थे उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मुगल रिकॉर्ड में जैसे अबू फैजल एक मुगल एम्पायर के दौरान के ये काम करते थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि देखो जो लैंड रेवेन्यू है वो टैक्स ऑन क्रॉप है, नॉट रेंट और लैंड ओनरशिप बाय द स्टेट। यानी कि उन्होंने कहा कि भैया ये नहीं है कि ये लैंड पे अगर एक फार्मर ने काम करा है तो ये फार्मर जब हमें फसल बिकने के बाद में जब फसल बिकी है तो ये जो रेवेन्यू हमें दे रहा है, ये राजा है मान लो, ठीक है, ये राजा हुआ, तो क्या होता था, फसल है, ये फार्मर ने फसल बोई, फसल बेच के जितना भी पैसा उसको प्रॉफिट का आएगा या जो भी पैसा वो कमाएगा उसमें तो थोड़ा बहुत अपने लिए रखे, उसे ज़्यादातर तो इसको ही देना होता था राजा को, ठीक है। इसको आप कह सकते हो
रेंट या रेवेन्यू, ठीक है। रेंट हुआ तो मतलब कि इसकी ज़मीन पे काम करने का रेंट दे रहा है, रेवेन्यू मतलब हुआ कि भैया फसल के ऊपर जो प्रॉफिट है वो देना है इसको। अब जो है इन्होंने कहा अबू फैजल ने कि हम लोग और रेंट नहीं ले रहे, हमने ज़मीन किराए पे नहीं दिया फार्मर को काम करने के लिए, हमने जो टैक्स लगाया है वो क्रॉप पे लगाया है, यानी कि इसने जो क्रॉप उगाई है उस क्रॉप पे टैक्स है, उसका कुछ हिस्सा इसे हमें देना है राजा को, फार्मर को। क्यों? क्योंकि हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी वजह से ही तो वो इतना सेफ एंड साउंड बैठा है, बाहर के लोग उस पर हमला नहीं करने आ रहे, राजा ही तो उसको बचा के रख रहा है। तो हमारा जो टैक्स है वो क्रॉप पर है, लैंड पर नहीं है। तो उसने डिनाई करा कि नहीं, ओनरशिप बाय द स्टेट नहीं है, इट इज़ नॉट रेंट ऑन लैंड, इट इज़ रेंट ऑन द क्रॉप, ठीक है। अब जब बर्नियर ने ये सब लिखा इंडिया के बारे में कि इंडिया में ऐसे होता है, राजा इतना ज़्यादा लोगों को जो है मतलब तंग कर रहा है एक तरीके से, तो इस टाइप से फिर मॉन्टेस्क्यू ने जब अपने अकाउंट्स बनाए तो उन्होंने ओरिएंटल डिस्पोटिज्म के बारे में लिखा। डिस्पोटिज्म मतलब होता है रूलर जो बहुत ज़्यादा ना गंदा रूल करे, प्रजा की उसे चिंता ही ना हो, एब्सोल्यूट रूलर, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, पीपल इन पॉवर्टी, ठीक है। तो जब उन्होंने ये सब लिखा तो उन्होंने मुगल एम्पायर के दौरान के इंडिया को ध्यान में रखते हुए लिखा। जो कार्ल मार्क्स का एशियाटिक मॉडल ऑफ प्रोडक्शन है, कार्ल मार्क्स का एक पूरा मॉडल ऑफ प्रोडक्शन है जहाँ पे स्टेट कंट्रोल करती है सरप्लस, विलेज कम्युनिटीज ऑटोनॉमस होती है बट स्टैग्नेंट रहती है, ये सब उन्होंने बर्नियर के अकाउंट को पढ़ने के बाद बनाए थे। मतलब बर्नियर जो इंडिया में समझ के गए उससे जो पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक मॉडल्स बने हैं उनको पढ़ के वो बने, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो। बट रियलिटी वॉज डिफरेंट भाई, थी गरीबी इंडिया में, बहुत बुरी हालत थी मुगल एम्पायर के दौरान, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं थी जितनी बर्नियर ने दिखाई, कुछ अलग भी होता था। 16th-17th सेंचुरी में रूरल इंडिया में बिग ज़मींदार्स भी होते थे, अनटचेबल लेबरर्स भी थे, बिग पीजेंट्स भी थे, यूजिंग हायर्ड वर्कर्स एंड स्मॉल पीजेंट पेयरली सर्वाइविंग। यानी कि ये क्लासेस तो इसने दिखाया ही नहीं, इन्होंने सॉरी बर्नियर जी ने, कि भाई इंडिया में ये सब भी था, बिग ज़मींदार जिन पे खूब पैसा है, अनटचेबल लेबरर्स जिनसे काम कराया जा रहा है बट हम उन्हें अनटचेबल मानते हैं, दलित लेबरर्स, बिग पीजेंट्स बड़े बड़े फार्मर भी थे जो किराए पे दूसरे फार्मरों को रख के काम कराते थे, हायर्ड लेबरर्स को रख के, और स्मॉल पीजेंट्स भी थे किस पे 10 अपना खेत है उगाया, उस पे खाना वही खा के जिंदा रह लिया, ऐसे भी थे, वो सब इन्होंने नहीं लिखा, ठीक है, ये बताया जा रहा है। सो वॉट एवर इट इज़, अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है। बर्नियर मोस्टली सॉ द मुगल स्टेट एज टायरानिकल बट समटाइम्स हिंटेड एट कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब इन्होंने ज़्यादातर यही कहा कि मुगल एम्पायर में जो लोग रहते थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, एंड लोगों को जो है कोई तरीके नहीं होते थे कि गवर्नमेंट हेल्प करे, यानी कि सर मुगल दौरान जो राजा है लोगों की मदद कर रहा हो, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती थी तो मदद करे, नहीं। बट ऐसा होते हुए भी आप कह सकते हो कि कमाई उस समय पे इंडिया की बहुत होती थी, इवन दो गरीबी थी बहुत ज़्यादा, बट ऐसा नहीं कि इंडिया गरीब हो गया था, इंडिया में तब भी बहुत पैसा था, बहुत ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर इंडिया आता था क्योंकि हम बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, और हमारे यहाँ प्रॉस्परस मर्चेंट्स हुआ करते थे, बड़े बड़े मर्चेंट क्या हुआ हमारे यहाँ ना गाइस, कपड़े का काम, जो कपड़े के व्यापारी हैं या बाकी और भी चीज़ों के मर्चेंट होते हैं, व्यापारी जो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थे, तो बिजनेस ओरिएंटेड हमारी कंट्री तब भी थी। तो मुगल सिटीज़ एंड अर्बन लाइफ अब हम पढ़ेंगे आगे, और क्या हुआ मुगल टाउन्स के अंदर और क्या क्या बताया है बर्नियर ने। तो अब 17th सेंचुरी की बात करते हैं। 17th सेंचुरी मतलब 1601 से 1701 का पीरियड, इसे कहोगे 17th सेंचुरी। इस दौरान 15% पॉपुलेशन टाउन में रहती थी, ये सब बर्नियर ने ही बताया है। अब इतनी पॉपुलेशन 15% टाउन में उस ज़माने में यूरोप में नहीं होती थी, यूरोप में लोग ज़्यादातर गांव में ही रहते थे, तो इसमें तो ये हुआ भैया अर्बनाइजेशन होना, शहरों में लोगों का रहना तो अच्छी बात है, तो ये तो हम ऊपर दिख गए इंडिया वाले यूरोप से। तो इसमें इन्होंने कहा अरे ये इसलिए नहीं है कि ये लोग शहर में ज़्यादा रहते हैं, इनका ज़्यादा काम धाम है शहरों में, नहीं। बर्नियर कॉल्ड मुगल सिटीज़ एज कैंप टाउन, इन्होंने कहा मुगल के जो शहर हैं वो कैंप टाउन है, वो इंपीरियल कोर्ट पे डिपेंड करते हैं, यानी कि राजा जो थे, तुम्हें याद है मुगल राजा क्या करते थे, कभी दिल्ली को कैपिटल बना लिया, कभी दौलताबाद को बना लिया, कभी किसी आगरा को बना लिया, ये अपनी कैपिटल शिफ्ट करते रहते थे। तो जो कैपिटल होती थी उसके आसपास के टाउन भी बहुत प्रॉस्परस रहते थे, यहाँ राजा बैठा है तो इसके आसपास भी बहुत काम होता था, तो उन्होंने कहा कि ये कैंप टाउन थे, जहाँ राजा जाता था वहाँ पीछे पीछे बड़े बड़े शहर बनते रहते थे। ही थॉट दे लैक्ड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड सोशल फाउंडेशन एंड डिक्लाइंड व्हेन कोर्ट मूव, तो वो कहता था कि ऐसे कुछ सोशल फाउंडेशन बढ़िया नहीं थी इन शहरों की, राजा था इसलिए यहाँ ज़्यादा धंधा हो रहा था, काम चल रहा था, जब राजा दूसरी जाता था वहाँ हो जाता था, राजा तीसरी जगह जाता था वहाँ हो जाता था, बट एक्चुअली भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ राजा वाले ही शहर थे, ये भी उन्होंने जो लिखा वो इतना सच नहीं था। उस ज़माने में भी मुगल एरा के टाइम पे भी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होती थी, ट्रेडिंग भी होती थी, पोर्ट टाउन यानी कि समुद्र के किनारे पे बसे हुए टाउन, सेक्रेड यानी कि जो पवित्र शहर हैं हमारे, पिलग्रिमेज सब हुआ करता था। दीज टाउन शोड प्रोस्पेरिटी ऑफ मर्चेंट एंड प्रोफेशनल कम्युनिटीज़, मर्चेंट्स भी थे हमारे यहाँ, प्रोफेशनल कम्युनिटीज़ भी थी, ठीक है। मर्चेंट्स हैज स्ट्रॉन्ग किन टाइज, मर्चेंट्स के बहुत बड़ा बड़ा अपना परिवार होता था एंड वो एक दूसरे के साथ मिल के रहते थे, जैसे कि कुछ मर्चेंट्स
की पूरी एक अपनी यूनिटी रहती थी और उनको कहते थे महाजन्स। महाजन्स कौन हुए? बड़े बड़े बिजनेसमैन। उन्होंने अपनी पूरी एक फैमिली टाइज तो उनकी थी, और वैसे कास्ट कम ऑक्यूपेशनल ग्रुप बना हुआ था ये, कि वो महाजन है, किसी भी कास्ट के हो वो नो मैटर, बट वो बिजनेसमैन है तो वो महाजन कैटेगरी में आ जाते थे। और उनका जो लीडर होता था उसे कहते थे सेठ। हम कहते हैं ना सेठ जी, सेठ जी। सेठ जी मतलब क्या हुआ? जो बिजनेस का लीडर है, सारे बिजनेस वाले लोगों का लीडर, सेठ। ठीक है, तो ये सब उन्होंने नहीं बताया। इन अहमदाबाद महाजन रिप्रेजेंटेड बाय नगर सेठ, चीफ ऑफ मर्चेंट कम्युनिटी। तो इतने सारे काम इंडिया में होते थे, मतलब उसने तो कहा ना, उन्होंने तो कहा सॉरी, कि मिडिल क्लास है ही नहीं फ्रैंकोइस बर्नियर इंडिया में। थी, और ऑक्यूपेशंस वगैरह थी, उन्होंने नहीं बताया। अर्बन प्रोफेशनल इंक्लूड फिजिशियंस, यानी कि शहरों में हकीम वैद्य भी होते थे, टीचर्स, पंडित, मुल्ला, लॉयर्स, वकील, पेंटर्स, आर्किटेक्ट, म्यूजिशियन, कैलीग्राफर सब होते थे। सम डिपेंडेंट ऑन इंपीरियल पैट्रोनेज, कुछ राजा पे डिपेंड करते थे कि राजा उन्हें काम दिलाएगा। मैनी सर्व्ड अंडर पैट्रॉन्स और ऑर्डिनरी पीपल, कुछ बड़े बड़े बॉसेस के अंडर में काम करते थे, ऑर्डिनरी पीपल के, या मार्केट बाजार में दुकानें खोल के अपनी बैठे हुए थे। तो ये चीज़ ज़्यादा जो है हमारे को फ्रैंकोइस बर्नियर का जो अकाउंट है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, उसमें नहीं दिखी। उन्होंने कहा कि इंडिया के शहर तो कैंप टाउन है, जहाँ राजा जाएगा वहीं होगा। अब लास्ट टॉपिक आता है, बस चैप्टर खत्म हुआ, वुमेन स्लेव्स एंड सती। अब लास्ट में उन्होंने बताया औरतों का क्या हाल था इंडिया के अंदर, कैसे रहती थी औरतें उस जमाने में। तो मेल ट्रैवलर नोटिस वुमेन स्टेटस ऑफन सॉ एज इनइक्वालिटी एज नेचुरल। उन्होंने कहा वुमेन का स्टेटस जैसे इनइक्वली ही था, औरतों को कभी हक उनका मिला ही नहीं था उस ज़माने तक। तो और ऐसा खाली इंडिया में नहीं था, ऑल ओवर यूरोप में भी यही था। बहुत फाइटें यूरोप की लेडीज़ ने भी करी थी वोटिंग राइट्स के लिए एंड इक्वल ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ पे भी होता था, यहाँ पे भी होता था, ठीक है। इक्वली बिल्कुल भी नहीं था, मतलब मेल को ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती थी। अब उन्होंने बताया स्लेव्स के बारे में। स्लेव्स बहुत कॉमन थे मुगल एम्पायर के दौरान इंडिया के अंदर, खुलेआम स्लेव्स मार्केट में बिकते थे, ऐसे वो कोई फ्रूट हो या कोई मतलब चीज़ हो, इस टाइप से, ठीक है। गिफ्टेड लाइक गुड्स, मतलब कोई जना अगर घूमने जाता था तो रास्ते में से जैसे तुम आम खरीदते हो ना, तो 10-15 स्लेव्स खरीद लिए, चलो ये 4-10-15 नौकर खरीद लेते, ये उसको गिफ्ट में दे देंगे। इनफैक्ट इब्न बतूता जब घूमने आए थे यहाँ इंडिया और सुल्तान से मिल रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक से, तो उन्होंने बहुत सारे स्लेव्स खरीदे थे, हॉर्सेज और कैमल खरीदे थे सुल्तान को गिफ्ट करने के लिए, कि मैं ये आपके लिए गिफ्ट में लाया हूँ। तो सोचो आप, सुल्तान ने फिर एक बार आपको बता रखा है, खुश होके एक प्रीचर से, जो प्रीचर कौन होते हैं, जो लेसन्स देते हैं, उनसे खुश होके उसको 200 स्लेव और 1 लाख तक गाज दिए थे, मतलब पैसे होते हैं ना, वो एक टाइप की कोई करेंसी वो दी थी। फीमेल स्लेव्स बहुत ज़्यादा होती थी। फीमेल स्लेव सिंगिंग भी करती थी, डांसिंग भी करती थी। स्पाइस और नोबल, कि राजा क्या करता था, फीमेल स्लेव्स को भेज देता था अपने अपने नोबल्स के घरों में, अपने रिश्तेदार नोबल्स जिनको इनने लैंड दे रखा है, अलग अलग पोजीशंस पे बिठा रखा है, वहाँ डिटेक्टिव की तरह अपने फीमेल स्पाइस को भेज दिया करते थे राजा। उनके यहाँ जाके वो काम वालियों की तरह, दासियों की तरह काम करती थी, ठीक है। और जो है ना, वो कोई भी अगर वो होती थी, इंफॉर्मेशन होती थी, वो राजा तक पहुँचा देती थी। ज़्यादातर स्लेव्स को पालकी उठाने के लिए यूज़ करा जाता था। वुमेन स्लेव्स देखो अब यहाँ पे है, जो मेल स्लेव होते थे वो महंगे बिकते थे, वुमेन स्लेव सस्ते में बिकती थी। अब बर्नियर ने सती के बारे में भी लिखा है दैट इंडिया में जो सती प्रैक्टिस होती थी, सम वर विलिंग सम वर फोर्स। सती प्रथा क्या होती है गाइस, जहाँ पे पहले हमारे इंडिया में हुआ करता था कि अगर किसी जैसे कोई कपल है, तो अगर आदमी की डेथ हो गई, हस्बैंड की अगर डेथ हो गई, तो उसकी वाइफ को भी, जब हस्बैंड को अंतिम संस्कार हो जाता था तो उसे जलाया जाता था, तो उसको भी उसके साथ ऊपर उसके जहाँ पे उन्हें जलाया जा रहा है उसको भी बिठा के जला दिया जाता था। वो भी अपने हस्बैंड के साथ सती हो जाती थी, जल जाती थी, कि अब हस्बैंड चला गया तो अब उसको इस दुनिया में क्या काम है, काइंड ऑफ लाइक दिस। तो कुछ लेडीज़ बर्नियर ने खुद देखा कि वो अपनी मर्जी से सती हो जाती थी अपने हस्बैंड के साथ में, और कुछ को फोर्सफुली कराया जाता था। एक उन्होंने एग्जाम्पल है, क्योंकि देखो उस समय हमारे यहाँ बाल विवाह भी होता था, तो एक उन्होंने चाइल्ड विडो का एग्जाम्पल बताया, बर्नियर ने खुद अपनी आंखों से देखा। ये बॉक्स में गिवन है। 12 साल की कह रही एक छोटी सी बच्ची थी, और वो दंग रह गए उस चीज़ को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख के। उसको जो है फोर्सफुली उसको सती करा गया। लाहौर में देखा था उन्होंने, लाहौर साइड में, तब सब इंडिया था, इन्होंने ये देखा। उसने वो रोई, बट 3 ब्राह्मण पंडित थे और एक लेडी थी, उसने ज़बरदस्ती उसको जो है बांध दिया। उसके हस्बैंड की, जो 12 साल की बच्ची थी, उसके हस्बैंड की जो लाश थी और वो अंतिम संस्कार की जगह थी, उसके ऊपर लकड़ियों के पास उसने उसको बांध दिया और उसको जला दिया जाता है। वो बहुत रोई, उसने बहुत प्रोटेस्ट करा, बट उनके आंखों के सामने, बर्नियर की आंखों के सामने उसे जला दिया गया उसके हस्बैंड के साथ। एंड वो कह रहे हैं मैं चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाया। एक हेल्पलेस गुस्सा उनको फील हुआ, क्योंकि वो कुछ बीच में बोल थोड़ी सकते थे। तो इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है, ठीक है, ये भी उन्होंने अपनी बुक में लिखा था। बट बियॉन्ड सती, रियल लाइव्स ऑफ वुमेन की अगर हम बात करें, तो सती प्रथा ऑब्वियसली इंडिया में होती थी, बट खाली यही नहीं होता था वुमेन के साथ इंडिया में, और बता रखा है वुमेन इंडिया में फार्म्स में भी काम करती थी, क्राफ्ट में भी और ट्रेड में भी। इनफैक्ट जो मर्चेंट फैमिलीज हमने पढ़ी महाजन्स की, उनकी यहाँ की जो वुमेन थी, इनफैक्ट वॉट द
कोर्ट केसेस ऑल्सो, उन्होंने तो अदालतों में केसेस भी लड़े हैं। तो मतलब ऐसा नहीं था कि वुमेन खाली यही करती थी, कुछ एग्जाम्पल्स और भी हैं। क्लियरली दे weren't लिमिटेड टू ओनली होम स्पेसेस, ऐसा नहीं था कि सिर्फ घरों के अंदर ही रहती थी औरतें, कुछ रेयर एग्जाम्पल्स भी थे। अब हम इस चैप्टर को करते हैं एंड। अब हमें बता रखा है कि जो कुछ भी इस चैप्टर से हमें इंडिया के बारे में पता चला वो बाहर के लोगों के एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग है, जो बाहर वाले ने देखा उसने लिख दिया। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही हमारा इंडिया ने सीमित था, और भी बहुत सारी चीज़ें जो ट्रैवलर नहीं जानते, तो वो अभी हमें नहीं पता। और सब लोग सब्जेक्टिव होते हैं, जो इंसान जो तुम देखोगे तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी लिखो, ठीक है। मच ऑफ इंडियन लाइफ स्पेशली वुमेन्स रिमेन अनसीन, और स्पेशली औरतों की जिंदगी, तो हमारी तो औरतें घर में भी रहती थी और वो छोड़ी जाके ऐसे ट्रैवलर से बातें करेंगी, तो औरतों की जिंदगी के बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया ही नहीं है, लोग ध्यान ही नहीं देते थे, ठीक है। नाउ एवरी सब कॉन्टिनेंटल ट्रैवलर स्टोरीज आर स्टिल अ मिस्ट्री, फ्यूचर हिस्टोरियंस में अनकवर देयर वॉइसेस, यानी कि अभी भी बहुत कुछ बाकी ट्रैवलर्स की चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है, धीरे धीरे हमें वो पता चल जाएंगी। विद दिस हमारी सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, यानी कि चैप्टर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, बाकी चैप्टर्स पढ़ लो, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, इंग्लिश, जो सब्जेक्ट पढ़ना है जाओ मेरे चैनल से पढ़ो, इंस्टाग्राम आईडी से नोट्स एक्सेस कर लो इस चैनल को, और ह्यूमैनिटीज क्लास 12 चैनल को सब्सक्राइब कर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बेस्ट स्टडी मटेरियल के लिए। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।